नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11 का जो हमारा भूगोल है उसमें हम भौतिक पर्यावरण पुस्तक को पढ़ रहे थे। और भौतिक पर्यावरण पुस्तक जो हमारी है उसमें चैप्टर 4 की बात करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे। यानी हम जलवायु को पढ़ रहे हैं और जलवायु किस प्रकार की होती है, जलवायु किन किन से प्रभावित होती है और किस क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है। ये चीज़ें हमने कई बार पहले जो लेक्चर हमने पढ़े हैं उनमें इस चीज़ को बहुत बेसिक तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझा था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि वास्तव में जो है शीत ऋतु जब होती है, सर्दियों का मौसम जब होता है भारत के अंदर उस समय, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों का जब मौसम भारत के अंदर होता है उस समय जो मौसम है, वेदर है, उसकी क्रियाविधि जो है या मौसम में जो बदलाव है वो किस प्रकार आते हैं, इसके पीछे क्या कारण छुपे हुए और ये बदलाव क्यों हो जाता है, इसकी सारी चर्चा जो है आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्दियों का जो मौसम है वो कैसे बदल जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि गर्मियों में जो मौसम है वो किस प्रकार से बदल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले शीत ऋतु की बात कर रहे हैं हम। शीत ऋतु में मौसम जो है उसकी क्रियाविधि की अगर बात करें तो वो इस प्रकार से अपना बदलाव कर लेती है। एक एक चीज को हम समझेंगे। इसे 3 प्रकार से देखा जाता है। कितने प्रकार से देखा जाता है? 3 प्रकार से। आज जो चर्चा हमारी होगी, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु की होगी चाहे वो शीत ऋतु की है, सारी चर्चा हमारी जेट स्ट्रीम पर टिकी हुई रहेगी। जेट स्ट्रीम, अभी हमने पिछले लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझा था, थोड़ा और इसको देख लेंगे हम जेट स्ट्रीम को। उसके बाद दूसरी चीज जो होगी वो होगी वायुदाब। वायुदाब पर टिकी होगी। यानी आज की चर्चा जो है वायुदाब और जेट स्ट्रीम इन दोनों पर टिकी हुई होगी। इसके अलावा जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, इस पे भी चर्चा हम करेंगे ताकि ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो देखिए, धरातलीय वायुदाब तथा पवने, यानी धरातल के ऊपर जो वायु का दाब होता है और जो पवनें होती है वो किस प्रकार चला करती है। सबसे पहले आप ये समझें कि वायुदाब क्या होता है। जैसे ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, क्षोभमंडल, धरातल से थोड़ी सी ऊपर है क्षोभमंडल, और इसके ऊपर जो परत रहेगी तुरंत वो है समताप मंडल। अब सारी परतों की हम बात नहीं करेंगे। एटमॉस्फेयर में ढेर सारी, वायुमंडल में ढेर सारी परतें होती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर जिसे कहते हैं क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल होती है। इस प्रकार से जो मंडल होते हैं उनमें कुछ गतिविधियां होती है। उसमें हवाएं जो होती है, हल्की जो हवाएं होती है जो ऊपर उड़ जाती है, भारी जो हवाएं होती है वो नीचे की तरफ रह जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है तो वो नीचे ही रह जाती है, और हल्की हवाएं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो वायु जो ऊपर की तरफ चली गई वो नीचे जो वायु है उस पर दबाव लगाती है और उसी को हम वायुदाब के नाम से जाना करते हैं, वायुदाब। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि धरातल मतलब पृथ्वी पर वायुदाब जो है वो एक प्रकार की पवनें हैं और वो एक दूसरे पे दबाव बनाती है, इसी को हम वायुदाब के नाम से जानते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है मौसम में? भाई इससे मौसम में क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए, आप एशिया की बात करें, हम पूरे एशिया की, जिसके अंदर 52-53 कंट्री आते हैं पूरे एशिया के अंदर, और एक हमारा भारत की उसी के अंदर है। एशिया के मध्य एवं पश्चिम वायुदाब से भारत का मौसम प्रभावित होता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एशिया के मध्य और पश्चिम वायुदाब से। यानी ये माना कि हमने एशिया है और इसके मध्य भाग में, किस भाग में? मध्य एवं पश्चिम, ये पश्चिम हिस्सा, ये जो वायुदाब यहाँ का होता है इससे भारत का मौसम क्या होगा? प्रभावित होगा, क्योंकि वहां की हवाएं इस तरफ आएगी। हम अगले लेक्चर में एक अल नीनो पढ़ेंगे, उसमें भी इसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन आज हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को जब देखेंगे तो ये चीज बहुत अच्छे से हमें समझ में आने वाली है कि एशिया के मध्य एवं पश्चिम वायुदाब से भारत का मौसम प्रभावित होता है। एक बेसिक छोटी सी बात करके मैं आपको समझा देता हूं कि हवाएं जो होती है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ जाती है, यानी उत्तरी गोलार्ध वाली हवाएं दक्षिण गोलार्ध की तरफ जाएगी और दक्षिण गोलार्ध वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें। और इससे मौसम क्या होगा? वो बदल जाएगा। तो एशिया की जो
हवाएं हैं, जो पवनें हैं, वो धीरे धीरे भारत की तरफ आना शुरू करती है और यहाँ का मौसम अपने आप ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और शीत ऋतु हो जाती है। इस समय तिब्बत क्षेत्र में उच्च वायुदाब हो जाता है। किस समय? जब एशिया के मध्य पश्चिम भाग की हवाएं भारत की तरफ आती है, उस समय तिब्बत जो क्षेत्र पड़ता है, भारत के आसपास का क्षेत्र है तिब्बत। तिब्बत अपने आप में कंट्री है, पहले ये अलग ही क्षेत्र हुआ करता था। तिब्बत जो है, अब चाइना ने इसे कब्जे के अंदर ले लिया, तो ये चाइना के कब्जे में है। वैसे इस समय तिब्बत क्षेत्र में उच्च वायुदाब हो जाता है। क्या हो जाता है? तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहां उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। मध्य एशिया की परतें भारत में शुष्क रूप में पहुंचती है, यानी मध्य जो एशिया है उसकी जो परतें हैं वो भारत के अंदर सूखे रूप में यानी शुष्क रूप में पहुंचती है। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जो मध्य एशिया है वहां की जो पवनें आती है, वहां की जो हवाएं आती है, वो एक प्रकार से जैसे ही भारत के पास आती है तो वो क्या हो जाती है, शुष्क रूप ले लेती है। क्या ले लेती है? सूखा रूप ले लेती है। लेकिन यहाँ की पवनें वापस उठकर उस तरफ जाना चाहेगी तो मौसम में बदलाव आ जाता है, या तो सर्दी हो जाती है या गर्मी हो जाती है। वहां से जैसी हवाएं आई उसके विपरीत वहां का मौसम बन जाता है जिस स्थान पर वो हवाएं पहुंच रही है। ये पवनें व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है। कौन सी पवनें? ये जो पवनें हम देख रहे हैं जो मध्य एशिया से उसके पश्चिम क्षेत्र से आती है और भारत के अंदर आती है, ये पवनें जो है व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है। व्यापारिक पवनें क्या है, इसको अगर हम देखें तो इस प्रकार से आप देखिए, ये मैंने ग्लोब बनाया इस प्रकार से, ये पृथ्वी का ढांचा बनाया मैंने, और ये बीचों बीच जो है ना, यहाँ पे मैंने एक रेखा खींची जिसको नाम दिया हमने 0 डिग्री। क्या नाम दिया इसको? 0 डिग्री। कई बार हमने इसको देखा है। इसके अलावा इसे हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। 0 डिग्री कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, और पृथ्वी के मध्य में खींची गई है बिल्कुल, इसलिए इसे पृथ्वी के मध्य होने के कारण इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी के मध्य मतलब भू के मध्य। पृथ्वी का एक पर्यायवाची क्या है? भू, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। तो ये जो रेखा है इसमें हम ये देखते हैं कि ये तो उत्तरी गोलार्ध हुआ, उत्तरी गोलार्ध, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध है। गोला आधा हो गया, आधा आधा, तो इसलिए क्या कहा जाता है? इसको गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो चीजें हमने यहां पर देखी। अब क्या होता है, ये यहां पे है ध्रुव, इससे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। कई बार हमने इसको देखा है, लेकिन अब जो देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ की हवाएं जैसे ही इस तरफ जाती है, इस भूमध्य रेखा वाले इस व्रत को पार करके, ये कौन सा व्रत है? ये भूमध्य वाला व्रत है। क्योंकि हमने बात की थी भूमध्य रेखा की, जब हमने ये कहा था कि भूमध्य रेखा जो होती है, दो भूमध्य रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का गैप होता है। ये हमने कहा इनके बीच की दूरी जोन कहलाती है। क्या कहलाती है? जोन कहलाती है। ये चर्चा हमने की। तो ये जो ग्रेट सर्किल यहाँ बन रहा है इस प्रकार से भूमध्य के इस तरफ उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में जो ग्रेट सर्किल बन रहा है, इस स्थान पर हमेशा ही क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। क्या होगा भाई? निम्न वायुदाब। इस बात को आप समझ लो ताकि पूरा लेक्चर आपके समझ में आ जाए। मैं अभी तक कुछ नहीं बता रहा हूं, जो चीजें हमने पढ़ी है उसी पे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन अब नई चीज आएगी तो आपको ये चीज समझ में आई हुई रहनी चाहिए पहले कि जैसे हमने ग्लोब को लिया, बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा हमने खींची, उसको हमने अक्षांश तो कहा ही, क्योंकि आडी रेखाएं सारी अक्षांश होगी, लेकिन अक्षांश रेखाएं एक वृत्त क्रिएट करती है जिसमें ग्रेट सर्किल जो बनेगा वो बीचों बीच वाली लाइन बनेगी, और उस बीचों बीच वाली लाइन को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर उसे इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। अब उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य की किरणें जो होगी इस प्रकार से, ये सूर्य है, इसकी किरणें यहाँ सीधा पड़ेगी। इस स्थान पर सूर्य की किरणें अगर सीधा पड़ेगी तो ये स्थान गर्म होगा। गर्म होने पर यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ की जो पवनें हैं, वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। ऊपर उठना क्या शुरू कर देगी? वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। अब जैसे ही हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी तो इस स्थान पर खाली हो गया स्थान, ये तो ये खाली हो गया मतलब कम हो गया, कम मतलब निम्न हो गया,
और निम्न होने के कारण, कम होने के कारण ये निम्न दाब वाला क्षेत्र, और इसको हम कह देते हैं निम्न वायु दाब। क्या कह देते हैं इसको? निम्न वायु दाब। अब आप समझ गए होंगे कि निम्न वायु दाब क्या है, क्योंकि बार बार ये शब्द आने वाला है आज, निम्न वायु दाब। एक बार फिर से थोड़ा सा सुन लो। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और जब सीधी पड़ती है तो वो क्षेत्र गर्म हो जाता है, और गर्म क्षेत्र से जो क्या होती है, कोई भी चीज गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। अब वो जैसे ही ऊपर उठेगी तो वो स्थान खाली खाली सा हो गया, इसलिए वहां जो दाब बना है उसको हम निम्न वायु दाब के नाम से जानते। वायु दाब जो है वो मिलीबार में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीबार में व्यक्त किया जाता है। मिलीबार इसकी इकाई होती है, इसको बांटने की इकाई है, जबकि इसे कभी भी मिलीबार से नापा नहीं जाता है। वायुदाब जो होता है उसको नापने की जो इकाई है, क्या कह रहे हैं हम? वायुदाब जो है उसको नापने की जो इकाई है, उस इकाई को हम बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बैरोमीटर। किस नाम से जानते हैं इसको हम? बैरोमीटर के नाम से। एक ट्रोस्ली थे, उन्होंने ये बनाया था। तो इस प्रकार से जो वायुदाब है, निम्न वायुदाब कहां बनेगा? निम्न वायुदाब वहां बनेगा जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी है और वो गर्म हो जाता है। लेकिन अब बात आ रही है कि उच्च वायुदाब कहां बनेगा? कौन सा? उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब उस स्थान पर बनेगा। उच्च वायुदाब वहां क्रिएट होगा जहां की हवा जो है वो ठंडी है, और ठंडी होने के कारण वो ऊपर उठ ही नहीं पाई, उसी स्थान पर रह गई। और ठंडा स्थान जो होता है वो हमेशा ध्रुव पर होता है। अब देखो एक बार फिर से इसको मैं बना रहा हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये हमने ग्लोब लिया और इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने भूमध्य रेखा खींची जिसे 0 डिग्री कह रहे हैं। अब ये मैंने कहा कि ये सूर्य है, इसकी किरणें सीधी कहां पड़ेगी? सीधी भूमध्य रेखा पर। तो यहां तो होगा निम्न वायुदाब, यहां क्या होगा? निम्न दाब, या निम्न वायुदाब बोल दो इसको, निम्न वायुदाब। और जो ये ध्रुव बने हुए हैं यहाँ पे, पोलर जिसे हम कहते हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो छोड़े जाते हैं वो पोलर के माध्यम से छोड़े जाते हैं। तो ये जो स्थान बना हुआ है यहाँ पे ध्रुव जिसे हम कह रहे हैं, वहां पे ठंड है, ठंडा स्थान है ये। और ठंडा स्थान होने के कारण क्या हुआ? ठंडा स्थान होने के कारण इस स्थान की हवाएं वहां की वहीं रह गई और यहाँ उच्च वायुदाब बन गया। क्या बन गया? उच्च वायुदाब। कई जगह नाम देखने को मिलता है, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब। अब यहाँ की हवाएं, ये ग्रेड सर्किल बना हुआ था यहाँ पे, इधर की हवाएं इस तरफ जाती है, इधर की हवाएं इस तरफ जाती है, और इधर की हवाएं इस तरफ आती है। तो हवाओं का आना और जाना, मतलब मैं कह रहा हूं कि आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? आदान प्रदान। हवाओं का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। अब हवाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, ये जो आदान प्रदान है, ये जो हवाएं हैं, इनको व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक, किस पवनों के नाम से जाना जाएगा? व्यापारिक पवनों से। अब यहां तक आपको बात समझ में आएगी कि ये इस प्रकार से होता है, और ये ऐसा, अब ये दिशा भी बदल देती है। ऊपर वाली हवा, नीचे वाली हवा जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है, इस उत्तरी गोलार्ध में, किसमें? उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही ये हवा जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही नीचे वाली हवा दक्षिण गोलार्ध वाली प्रवेश करेगी तो उसकी दिशा बदल जाएगी। ऐसा कोरियोलिस बल के कारण होता है। किस बल के कारण? कोरियोलिस। जैसे रॉकेट होती है उसकी भी दिशा बदल जाती है, आप देखते हो सीधा छूटा और फिर ऐसे चला जाता है। कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल धरती की प्रक्रिया जो है, घूमने की स्थिति जो है, जैसे धरती जो होती है, पृथ्वी जो होती है, वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पप्पू, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा करती है। अब वो जैसे ही घूमी तो ऊपर कोई चीज है तो उसकी दिशा अपने आप ही बदल जाती है। तो ऐसे ही कोरियोलिस बल के माध्यम से नीचे से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से जो हवाएं आई है वो उत्तरी गोलार्ध में, मैं ये कह रहा हूं कि दक्षिणी गोलार्ध से यानी नीचे वाले गोलार्ध से जो हवाएं आई है वो ऊपर वाले गोलार्ध में जब जाने का प्रयास करेगी और उसमें चली जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, तो वो दाईं तरफ मुड़ जाएगी। किस तरफ मुड़ जाएगी? दाईं तरफ मुड़ जाएगी। यानी दक्षिणी गोलार्ध से कोई भी हवा आई है तो वो दाईं तरफ मुड़ जाएगी। किस तरफ मुड़ जाएगी? दाईं तरफ। किस में? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध से कोई भी हवा नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में आई है तो वो बाईं तरफ मुड़ जाएगी। आप मेरी बात को याद रखने का प्रयास करें। मैं ये कह रहा हूं, हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाती है और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आती है, इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये बुक में नहीं, आपको सीधा याद रखना, कहीं भी नोट करके इसको लिख लो। मैं ये कह रहा हूं कि जो उत्तरी गोलार्ध से हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में आती है और जो दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाती है,
इनको व्यापारिक पवने कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? व्यापारिक पवने। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये बता रहा हूं मैं कि व्यापारिक पवनों में दक्षिणी गोलार्ध से कोई हवा उत्तरी गोलार्ध में आई है तो वो दाईं तरफ मुड़ जाएगी। किस तरफ मुड़ जाएगी? दाईं तरफ। और उत्तरी गोलार्ध से कोई भी हवा दक्षिणी गोलार्ध में आई है वो व्यापारिक पवने होगी। उत्तरी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवने दक्षिणी गोलार्ध में आई है वो सीधी ही बाईं तरफ मुड़ जाएगी। किस तरफ मुड़ जाएगी? बाईं तरफ। ऐसा क्यों होता है? कोरियोलिस बल के कारण। और ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये बहुत गर्म क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उष्ण। इसे कहते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, मतलब अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इस पे और हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। मैं तो आपको इस टॉपिक से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप ये समझ आए कि पूरी हवाओं के कारण जो खेल है, मौसम को भी हवाएं प्रभावित करती है। ठंडी हवा चल रही है, ठंडा मौसम है, गर्म हवाएं चल रही है, गर्म मौसम है, बर्फबारी हो रही है, बर्फ वाला मौसम है, ऋतु को भी यही प्रभावित करती है। तो सारा खेल, जलवायु, मानसून, सबके पीछे जो खेल लगा हुआ है वो हवाओं का खेल है। किसका खेल है? ये सिर्फ हवाओं का खेल है। और हवाओं के खेल में हम ये देख रहे हैं कि व्यापारिक पवने जो होती है वो किस गोलार्ध में जाने पर दाएं हो जाती है और किस गोलार्ध पर जाने पर बाएं हो जाती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी मुझे लगेगा कि ये चीज आपको समझ में आगे। जिसको नहीं आया थोड़ा सा पीछे करके फिर उसको रिवाइज करना है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये तिब्बत और हिमालय के उत्तर में चलती है। अब किस क्षेत्र में किधर चलती है ये तो बेसिक पॉइंट बाद में बनता है, पहले ये हमें सारी चीज समझ में आई हुई रहनी चाहिए, तभी तो हम ये पॉइंट बना पाते हैं। ये तिब्बत में हिमालय के उत्तर में चलती है, यानी कि हिमालय के तो उत्तर की तरफ चलेगी। ये स्थिति जेट प्रवाह है। हमने पढ़ा जेट प्रवाह क्या है। जेट प्रवाह की अगर हम बात करें तो जेट प्रवाह के कारण ये दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए आगे, ये जेट प्रवाह की स्थिति मैंने बता रखी है। जेट प्रवाह पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से पर धरातल से थोड़ा सा ऊपर क्षोभमंडल होता है। उसके बाद जो मंडल होगा वो समताप मंडल होगा, क्षोभमंडल। इसके ऊपर होगा समताप मंडल। अब समताप मंडल के अंदर कुछ हवाएं चलती है जिन्हें जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम जो हवाएं होती है वो पृथ्वी से 6 से 14 किलोमीटर, क्या बता रहे हैं हम, 6 से 14 किलोमीटर ऊपर चला करती है पृथ्वी से। इसका मतलब क्षोभमंडल में चलेगी, समताप मंडल में चलेगी। यह क्षोभमंडल खत्म हुआ, ट्रोपोस्फेयर जिसे कहते हैं, ये एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा पार्ट है। इसके बाद समताप मंडल शुरू होता है। वायुमंडल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम सिर्फ बेसिक चर्चा कर रहे हैं उसमें। क्षोभ मंडल जो है उसके बाद समताप मंडल है, और समताप मंडल में जो हवाएं चला करती है उन हवाओं को हम जेट स्ट्रीम के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से जाना करते हैं? जेट स्ट्रीम के नाम से जाना करते हैं। ये पृथ्वी से 6 से 14 किलोमीटर है। इनकी अगर गति की बात करें तो ये सर्दी में 184 किलोमीटर, सर्दी के अंदर 184 किलोमीटर, और गर्मियों में 110 किलोमीटर पर हावर्स के हिसाब से चलती है। पर हावर्स के हिसाब से, यानी पर घंटे की स्पीड से चलती है। तो इससे अगर ये जेट स्ट्रीम का कुछ अंश शुष्क रूप में किसी भी प्रकार से क्षोभ मंडल में पहुंच जाता है और उससे जो हवाएं चलती है उनको हम पछुआ पवने कहते हैं। पछुआ पवने। तो आप दो चीजें आज समझ चुके हैं कि व्यापारिक पवने क्या है। व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में से उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं जाती है वो व्यापारिक पवने कहलाती है। इस पर बेसिक चर्चा हमने की है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि पछुआ पवने क्या है। पछुआ पवने, पछुआ पवने वे पवने हैं जो जेट स्ट्रीम से थोड़ी सी नीचे क्षोभमंडल के आसपास शुष्क रूप में दिखाई देती है। अब जेट स्ट्रीम जो वैसे चलती है जैसे जला करता है, नदी चला करती है, तो ऐसे कह देते हैं कि जलधारा की तरह चलता है। किसकी तरह चलता है? जलधारा की तरह ये भी चला करता है। तो ये जेट स्ट्रीम जो है, क्या इसका असर भारत में दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। उत्तर में अगर बात करें और दक्षिण में अगर बात करें तो भारत में जेट प्रवाह दो रूपों में चलता है, एक तो उत्तर की तरफ चलता है और एक दक्षिण की तरफ चलता है। अब आप कहेंगे ये तो ऊपर चलता है तो फिर भारत में कैसे चलता है? कोई एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है तो भारत की जमीन के ऊपर से जा रहा है। वैसे ही समताप मंडल में अगर हवाएं चल रही है जेट स्ट्रीम वाली तो दोनों को अफेयर डालेगी। तो उत्तर में तो तिब्बत का जो पठार है जो भारत से लगता है वहां जेट स्ट्रीम चला करती है, और हिमालय वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो फरवरी में 25 डिग्री एक हिमालय वाली तरफ चलती है। यानी भारत में जेट स्ट्रीम जो है
वो समताप मंडल में तो चलती है, लेकिन भारत में उसका असर कहाँ दिखाई देता है, ऐसी पछुआ पवनें कहाँ बन पाती है, सौर मंडल में कहाँ गिर जाती है, भारत में ये कहाँ चल पाती है। तो भारत के अंदर मुझे लगता है ये समझ में नहीं है आपको, एक बार फिर से इसी लाइन को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम ये जानते हैं कि समताप मंडल में जो हवाएं चलती है उनको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम का कुछ हिस्सा क्षोभ मंडल में चला करता है, तो वो क्षोभ मंडल में हिस्सा जो चला करता है शुष्क रूप में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पछुआ पवनें। और जो वो पछुआ पवनें जो होती है, क्या वो भारत के ऊपरी हिस्से में कहीं चलती है क्षोभ मंडल में? हाँ चलती है, दो शाखाओं में चलती है, एक उत्तर में चलती है और दक्षिण में चलती है। उत्तर में चलती है तिब्बत के पठार के आसपास और दक्षिण में चलती है हिमालय के आसपास। तो हिमालय और तिब्बत के पठार दक्षिण में, तो हिमालय और उत्तर में तिब्बत के पठार में चला करती है कौन? जेट स्ट्रीम। अब हिमालय में क्या होता है, फरवरी में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दाब 200 से 300 मिलीबार भारत में सर्दी कम का कारण है। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि आप फिर से ग्लोब बनाइए इस प्रकार से, और इस ग्लोब में सबसे पहले यहाँ पे आप 0 डिग्री खींचो और उसके बाद यहाँ आप 23.5 डिग्री पे क्या खींच दो, बताओ आप। नीचे भी उत्तरी गोलार्ध के बाद दक्षिण गोलार्ध में नीचे भी 23.5 डिग्री पे आप कुछ खींचो, क्या खींचोगे आप? दोनों 23.5 डिग्री, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है और कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध है और मकर रेखा है, मकर रेखा। अब भारत में ये तो दक्षिण और उत्तर में देखें तो तिब्बत और हिमालय के आसपास ही चलती है, मतलब पठारी क्षेत्र में तो कहीं देखने को ही नहीं मिल रही है जेट स्ट्रीम। तो अब क्या करें? अब देखिए ये जो क्षेत्र 0 डिग्री हमने बनाया है, इसमें देखो इसने क्या लिखा है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या लिखा है इसने? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लाडले आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये जो 0 डिग्री हमने खींची है, और मैंने कहा था कि जितनी भी हम रेखाएं आडी खींचते हैं उनको हम अक्षांश के नाम से जाना करते हैं। जितनी भी खड़ी रेखाएं हम खींचेंगे उनको हम देशांतर के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, किसके बीच की दूरी गोरे है और किसकी जौन है ये आप जानते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो स्थिति बनी हुई है फरवरी में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उनमें 0 डिग्री जो थी, ये वाली 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य कह रहे हैं, जिसको यहां मैं समझा देता हूं आपको, जिसे हम 0 डिग्री कह रहे हैं। अब ये जो रेखा है इससे ऊपर इस तरफ, तो ये तो है उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। मैं पूरा बार बार इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं, इसलिए लिखना नहीं चाहता क्योंकि ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि हर टॉपिक इसी पे टिका हुआ है। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, इसीलिए यहां पे नाम क्या आया है? उत्तरी। अब आड़ी रेखाओं की बात कर रहे हैं या खड़ी रेखाओं की बात कर रहे हैं? खड़ी वाली की बात नहीं कर रहे हैं हम आड़ी की बात कर रहे हैं। ये कैसे पता चला? क्योंकि आड़ी रेखाओं की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्षांश नाम आया है। तो उत्तर अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध में जो आड़ी रेखाएं हैं, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, नीचे वाले का तो बिल्कुल भी काम इसका हट गया। तो हम दक्षिणी गोलार्ध को कुछ समय के लिए यहां से हटा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि दक्षिणी गोलार्ध वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अभी इस जो आपको दिखाई दे रही है स्लाइड, ये हमने आधा बनाया गोला पृथ्वी का आधा इस प्रकार से, और ये इसमें जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो 23.5 0 डिग्री आई, और उसके बाद 23.5 पर हमने देखा, 23.5 डिग्री पर हमने देखा कि कर्क रेखा आ गई। तो 23.5 पे वो आ रही है, तो ये 25 बता रहा है, यानी कर्क रेखा के आसपास की बात कर रहा है। तो आप ये जानते हैं कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि भूमध्य रेखा कि जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर भूमध्य रेखा अक्षांश की अगर हम बात करें तो फरवरी में दाब इतना मिलीबार हो जाता है भारत में, क्या असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर से तो कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 पे, तो उससे थोड़ा सा ऊपर और कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश दे रखा है। इसका मतलब 23.5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये बहुत डिफिकल्ट लेक्चर है और हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आए, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत डीपली नहीं ले जाकर आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पूरा जो ग्लोब है उसकी बात हम कर रहे हैं, उसके बीच में हमने एक रेखा खींची जिसको नाम दिया हमने 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से 23.5 पर हमने और एक रेखा खींची जिसे हमने नाम दिया कर्क रेखा, और हम ये जानते हैं कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है।
अब कर्क रेखा के आसपास जो मौसम है उसका वायुदाब जो प्रभावित होता है वो कितने डिग्री पर होगा, वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होगा। कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर 25 डिग्री आ जाएगा। कर्क रेखा तो हम एक माध्य मान रहे हैं, एक समझने का या फिर आधार ले रहे हैं, उससे ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश समझ में आ जाए। जिसके ये समझ में आ रहा है कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, उसके ये भी समझ में आ रहा है कि जेट स्ट्रीम जो है वो उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में चली जाती है, लेकिन हिमालय वाले क्षेत्र में ही चला करती है। और हिमालय का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, भारत वैसे पूरा उसी स्थिति में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ और कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में जेट स्ट्रीम का प्रवाह हमें दिखाई देता है। और कर्क रेखा जो है वो मुख्यतः इन शहरों से, इन राज्यों से गुजरा करती है। तो फरवरी में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दाब जो है, ये मिलीबार जो लिखा हुआ है, ये बैरोमीटर नहीं है, बैरोमीटर से तो वायुदाब मापा जाता है, मिलीबार में उसको व्यक्त किया जाता है, वायुदाब को क्या किया जाता है, व्यक्त। और ये भारत में सर्दी बढ़ने का कारण होता है। अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इतना याद रखें कि जेट स्ट्रीम क्या है और पछुआ पवने और व्यापारिक पवनों में क्या फर्क है, समताप मंडल में कौन सी हवाएं चलती है, इससे आप पूरा जेट प्रवाह समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी पश्चिम में जो चक्रवात आते हैं, विक्षोभ जो हवाएं हैं, उनमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, या पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र में चक्रवात आते हैं। चक्रवात एक खतरनाक वाली हवा होती है, बस ये याद रखें आप। पश्चिम चक्रवात का मतलब है पश्चिम से जो शानदार वाली हवाएं आती हैं। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। देखो यहाँ कुछ वर्ड खोल देते हैं, यह हवा है और कुछ भी नहीं है। विक्षोभ का मतलब यह क्षेत्र है, ठीक है। कटिबंध का मतलब भी क्षेत्र है। ये नाम बड़े डरावने हैं, ये फिर हवा है। और उष्ण का मतलब गर्म है। अब इसका ऐसे सरल करने से आपको चीजें समझ में आ गई कि हवा वाला क्षेत्र जो पश्चिम में है, किसमें है, पश्चिम में है। हवा वाला क्षेत्र जो पश्चिम में है और गर्म वाला क्षेत्र, हवा वाला गर्म क्षेत्र जो कहाँ है, उसकी चर्चा हम इसके अंदर करने वाले। ये शीत ऋतु में भारत में उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? चक्रवात की जो हवाएं आती है वो भारत के अंदर कहां से प्रवेश करेगी? उत्तर पश्चिम से प्रवेश करेगी। बस इतना याद रखें। भारत में इसका प्रवाह जेट प्रवाह कहलाता है, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी कि चक्रवात जो होते हैं वो भारत में आते हैं, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी कह सकते हैं, जिसे हम पछुआ पवने भी कह सकते हैं। ये जेट स्ट्रीम नाम क्यों आया? कुछ समझ में आ रहा है? जेट प्रवाह नाम क्यों आया? क्योंकि जेट प्रवाह तो समताप में है, उसकी नीचे जो हवाएं चलती है क्षोभ मंडल में वो पछुआ पवने होती है, और वो पछुआ पवने ही पश्चिम चक्रवात विक्षोभ है। अब तो कुछ पकड़ पा रहे हो? ठीक है। भारत में इसका प्रवाह जेट प्रवाह कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। शीत में तापमान रात्रि में बढ़ना इसका संकेत है, यानी जब रात्रि में तापमान बढ़ने लग जाए इसका मतलब यह है कि पछुआ पवनें आने वाली है, सर्दी में बारिश होने वाली है, माहुट जिसे कहते हैं, जो अभी हाल ही में हुई है। ये विनाशकारी होते हैं। बताओ, ये सर्दियों में जो बारिश होती है किस काम की? ये कृषि करने वाले, एग्रीकल्चर वाले जो लोग होते हैं, किसान जो होते हैं, उनके लिए तो ये अमृत का काम करती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए जुकाम वगैरह ये सब लगा देती है। तो ये विनाशकारी होती है। क्या होती है? विनाशकारी। इससे पहले क्या होता है, कई लोगों को जब सर्दियों में बारिश हो रही है, कई राज्यों में जैसे राजस्थान में हुई और भी कई जगह हो रही है, अगर ऐसी बारिश हो रही है तो क्या हुआ था, जैसे ये बारिश आने वाली होती है इसका संकेत क्या होता है कि रात के अंदर तापमान बढ़ जाता है। रात के अंदर क्या बढ़ जाता है? तापमान। तो आधे लोग कहते हैं सर्दी चली गई, सर्दी चली गई, और फिर अचानक से पछुआ पवनें आती है जो जेट स्ट्रीम समताप में चलती है, उससे कुछ छूटकर क्षोभ मंडल में आती है, और क्षोभ मंडल से वो लहराती हुई पूरे भारत में चली जाती है, और उससे जो वर्षा होती है उसे मावठ की वर्षा कहते हैं। ये सर्दी की वर्षा है। बात समझ में तो आ रही है? जो ध्यान से सुन रहे हैं, जो नहीं ध्यान लगा रहा है वो सुन ले कि समताप मंडल में जेट स्ट्रीम उसका कुछ अंश आ जाता है क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल में जब जेट स्ट्रीम चलती है तो उसको जेट स्ट्रीम नहीं कहते हैं, उसको पछुआ पवनें कहते हैं। भारत में वो पश्चिम क्षेत्र से आती है, इसलिए उन्हें पश्चिम विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। और वो भारत के अंदर जब भी आती है रात्रि का तापमान पहले ही बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके ये संकेत होते हैं, और भारत में आकर मावठ की वर्षा कर देती है। तो फिर बताओ, विनाशकारी एक लाभकारी है? कृषि के लिए तो लाभकारी है, बाकी मानव की बॉडी के लिए, जुकाम उकाम के लिए क्या है? ये विनाशकारी है। आगे देखिए,
ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, गर्मी में सूर्य उत्तरायण होता है, वायु से चरण में उत्क्रमण होता है, वायु चरण में उत्क्रमण होता है। सूर्य उत्तरायण क्यों हो जाता है और वायु चक्र में उत्क्रमण क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया इस प्रकार से कि उत्तरी गोलार्ध जो है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो दक्षिण गोलार्ध में आएगी, और दक्षिण गोलार्ध की जो हवाएं हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? हवाओं की। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो हवाओं का इस तरफ आना जाना जो है वो क्या कहलाता है? व्यापारिक पवने हैं। वो क्या है? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने। अब इससे क्या होगा? वायु चरण में उत्क्रमण यानी आना जाना लगा रहता है। उत्क्रमण का मतलब यहां है आदान प्रदान, आदान प्रदान। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। निम्न वायुदाब पेटी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अभिसरण ITCZ भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये फिर से हम बना लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ पाए। ध्यान से समझना इस बात को। ये 0 डिग्री रेखा है जिसे विषुवत भूमध्य हम कहते हैं। इससे यहां भी एक रेखा है और यहां भी एक रेखा है, ढेर सारी रेखाएं। लेकिन ये जो क्षेत्र होगा ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होगा, और यहां हमेशा गर्मी होगी। क्या होगी? उष्ण होगी, गर्मी होगी। उष्ण मतलब गर्मी होगी, इसलिए इसे कहते हैं अंतर उष्ण कटिबंध, कटिबंधीय। यहां लिख देता हूं मैं ना, कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है इस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए ये क्षेत्र क्या होता है? गर्म। इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं ITCZ। ITCZ यानी कि इंटर। इसका इंग्लिश में क्या अर्थ होता है? इंटर। आगे क्या लिखा है? T ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। जेड का होगा जोन। क्या है ये? इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, डरना नहीं है। किताब में लिखा हुआ ITCZ, आगे फुल फॉर्म कुछ है ही नहीं। आप इतना याद रखें कि अंतर उष्ण कटिबंध का मतलब, देखो अपने हेडिंग में लिखा था कि कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, उष्ण मतलब गर्म। गर्मी के भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में अंदर गर्मी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। और इसी क्षेत्र को अंतर यानी अंदर की तरफ, उष्ण यानी गर्मी है, कटिबंध यानी इस क्षेत्र में, इसे क्या कहते हैं? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहा जाता है। कई बार इसके आगे अभिसरण जोड़ देते हैं, अभिसरण। तो डरना नहीं है, कुछ ही नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के अंदर जो पूरे विश्व में ही ग्लोब के अंदर जो ग्रामवेल ने जो बनाया है ग्लोब, उसके अंदर जो है भूमध्य रेखा जो है उसके थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे इस जोन में, इस ग्रेट सर्किल में हमेशा बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा तापमान होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। इसलिए इस क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है। ITCZ का मतलब सिर्फ इतना है, अंतर यानी कि अंदर की तरफ, देखो इंग्लिश में इंटर यानी अंदर की तरफ, उष्ण यानी गर्मी, कटिबंध यानी इस क्षेत्र में, अभिसरण क्षेत्र यानी यह क्षेत्र ऐसा है। यानी कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में ITCZ कहा जाता है। ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इससे मतलब क्या हुआ? इससे सिर्फ इतनी सी बात है, ये तो डराने के लिए इतना कुछ किया हुआ है, जो है मुझे बताना पड़ता है, बाकी सिंपल चीज है। भूमध्य रेखा जो होती है, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, उसके आसपास जो धूप है, उसके आसपास जो तापमान है, उसके आसपास जो गर्मी होती है, उसको ही ITCZ कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। आपसे 1 नंबर का सवाल ऐसे पूछ सकता है, ITCZ क्या है, या फिर अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो ये वाला क्षेत्र है। अब ये वाला क्षेत्र जो है, यहां बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होती है। अब कोई भी हवा मान लो ठंडी है और इधर से आई, इसमें आते ही गर्म होगी, फिर आगे की तरफ चली जाएगी। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ? इधर से जो हवा आई, इधर से गई, इस क्षेत्र से गुजरी, इसमें भी चेंजिंग आएगा। यह है व्यापारिक पवने। कौन सी है? व्यापारिक। दूसरा, इधर से जो हवा है, जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध से, इस गोलार्ध से
उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा जारी है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा जारी है, तो उस हवा की या उस व्यापारिक पवन की, सारी कैसी पवनें होगी, व्यापारिक पवन की, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जो भी हवा जारी है, जो भी व्यापारिक पवन जारी है, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, दाएं तरफ घूम जाएगी। क्या होगा भाई, दाएं तरफ घूम जाएगी। और इस तरफ से यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जो भी हवा जाएगी उसकी दिशा क्या हो जाएगी, बाएं तरफ घूम जाएगी। और इसको कहते हैं कॉरियोलिस बल, कोरियोलिस बल कहते हैं इसे, कोरियोलिस बल, जैसे रॉकेट घूम जाता है, ये सारी चीजें। कोरियोलिस बल अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन यहां थोड़ा सा हमने इसको समझा है। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है उससे कोरियोलिस बल भी प्रभावित होता है, क्योंकि इधर की हवा उधर गई और इधर की इधर आई तो उनकी दिशा बदल जाती है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कोई भी हवा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जा रही है, इसका मतलब व्यापारिक पवन है। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आ रही है, इसका मतलब व्यापारिक पवन है। दोनों बात एक हुई। अब ये हवाएं जो उधर से इधर जा रही है इस प्रकार से घूमकर, ये व्यापारिक पवन तो कहला ही रही है, तो हम मान ही रहे। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इस दौरान बीच में 0 डिग्री पर जो एक जोन आता है उसको ITCZ जोन कहा जाता है। इसको हमने बहुत अच्छे से देखा। अब जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं गई है वो जाकर अपनी दिशा बदल लेगी, और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं गई है वो भी अपनी दिशा बदल लेगी। क्योंकि हवाएं जब ऊपर चला करती है तो पृथ्वी, पप्पू से याद किया था, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा करती है। पृथ्वी नीचे से घूम गई तो हवा की दिशा भी क्या है, बदल गई। ये कहानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आज के टॉपिक में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम की बात कर रहे हैं। शरद, गर्मी वाला क्षेत्र पूरा, हेमंत, शिशिर जितनी भी है ऋतु की बात कर रहे हैं। पछुआ, जेट स्ट्रीम, मानसून की बात कर रहे हैं। और क्लाइमेट जो चेंज होता है, जलवायु जो चेंज होता है, उनके पीछे की कहानी जो है वो कोरियोलिस बल है, वो ITCZ है, क्योंकि भूमध्य में तापमान है। तो ये चीजें इसके पीछे लगी हुई है। ये बिंदु तो हम साथ में समझते हुए चल रहे हैं। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि सारी कहानी छुपी हुई कहां है। सारी कहानी ITCZ में छुपी हुई है, सारी कहानी कोरियोलिस बल के अंदर छुपी हुई है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी बच्चा ये बता देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इसको ये टॉपिक समझ में आ गया। ITCZ क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताना आपको, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये क्या होता है, कम से कम 4 लाइन में लिखना है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज और हमने पढ़ी थी कि समता मंडल में कौन सी हवाएं चलती है और पछुआ पवनें किस हवा का दूसरा नाम है। तो कुछ चीजें जो है हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। तो क्या लिखा है, निम्न वायुदाब। अब आप समझ गए होंगे कि निम्न वायुदाब क्या है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उच्च वायुदाब क्या होता है। इससे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वायुदाब क्या है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। वायुदाब क्या है, इसे मिलीबार में व्यक्त किया जाता है, इसे बैरोमीटर से नापा जाता है। ये टॉर्सोली ने बनाया था। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। उच्च वायुदाब का मतलब है ध्रुव जो होते हैं, क्या होते हैं, ध्रुव जो होते हैं उन पर जो दाब होता है वो हमेशा उच्च रहता है। अब फिर हमने बात की थी कि निम्न वायुदाब क्या है। निम्न वायुदाब ये हमेशा भूमध्य वाले क्षेत्र में, क्योंकि हवा ऊपर उड़ जाती है, क्षेत्र खाली हो जाता है। निम्न वायुदाब ये हमने बात की थी। इसके अलावा ITCZ की बात की थी, कोरियोलिस बल की बात हमने की थी, और सारी व्यापारिक और पवनों की बात हमने की थी। तो ITCZ जो है वो जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की बात ये अब कर रहा है, जिसको हमने समझा है। क्या है ITCZ, हमने ये तो देख लिया कि इसे ITCZ जो है इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। ये हमने देख लिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये कहाँ होता है। तो देखो सबसे पहले अब बहुत अच्छे से आपको अब समझ में आने वाला है, क्योंकि हमने इस पे बेसिक चर्चा की थी अब तक। अब देखिए, विषुवत पर स्थित अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही है लाइन, लेकिन देखिए हम चुटकियों में इसको सिंपल बनाते हैं। देखिए आप विषुवत पर सबसे पहले एक एक चीज को लो। विषुवत, ये रहा इक्वेटर, विषुवत कौन सी रेखा है ये, विषुवत ये रही, 0 डिग्री है।
इसे ही विषुवत कहते हैं हम, इसे ही भूमध्य कहते हैं। आगे देखिए, अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र, ये वाला, ये कैसा क्षेत्र है? अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है। बात आ रही है यहां तक समझ में? एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। अब यहां निम्न वायुदाब कैसे होगा? क्या लिखा है इसने? निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, यानी यहां की हवाएं, गर्मी ज्यादा है तो हवाएं ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो क्षेत्र खाली खाली हो जाएगा, तो निम्न यानी कम वायुदाब वाला क्षेत्र है। अब देखिए कैसे, तीनों चीजें आपके समझ में आ गई। विषुवत रेखा हमें दिखाई दे रही है, उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी वहां पे है, निम्न वायुदाब मतलब हवा ऊपर उठ गई गर्मी के कारण, तो वो क्षेत्र क्या हो गया? निम्न वायुदाब। तो बताओ इस क्षेत्र में ध्रुव जो है यहां उच्च वायुदाब होगा। क्या होगा भाई? उच्च वायुदाब। इसको अच्छे से लिख देता है ना, उच्च वायुदाब। ये बात हमें समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है? इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ व्यापारिक पवनें चलती है। कैसी पवनें चलती है? व्यापारिक पवनें चलती है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। वायु क्या करने लगती है? ऊपर उठने लगती है। अरे लाडले, अगर ऊपर उठने लगती है तभी तो निम्न वायुदाब बना। इस क्षेत्र की वायु ऊपर जाएगी तभी तो यह क्षेत्र खाली होगा, तभी तो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है, जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। ये वो लाइन है जो तीसरी चौथी स्लाइड में हमने देखी थी, जहां बहुत माथा पर चिकी थी हमने और फिर भी आपको पूरी समझ में नहीं आई थी। वो लाइन है, देखिए कैसे। ये कह रहा है कि जुलाई के महीने में अगर हम देखें तो ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। ITCZ का मतलब क्या है? ITCZ का मतलब यही है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो ITCD का मतलब यह है। ITCZ का मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य वाला क्षेत्र, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, विषुवत व्रत वाला क्षेत्र, 0 डिग्री वाला क्षेत्र, इक्वेटर वाला क्षेत्र। फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर क्या करें आपका, बताओ आप। ठीक है ना, तो ये क्षेत्र है। तो क्या लिखा है कि जुलाई में ITCZ यानी इस क्षेत्र में 20 से 25 अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। ज्यादा गर्मी कहां हो जाती है इस समय? गंगा के मैदानों में, यानी यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड इन क्षेत्रों में। लेकिन वो तो एक बाद की बात है, पहले हम ये देखें कि 20 से 25 अक्षांश क्या है। अब मुझे बताओ आडी रेखाएं जो होगी वो कौन सी होगी? भाई लाडले, अक्षांश होगी। क्या होगी? अक्षांश रेखाएं होगी। और 20 से 25 अक्षांशों के बीच में, 20 से 25 अक्षांश का मतलब है, अब मैं थोड़ा इसको मिटा दूं ताकि बहुत अच्छे से हम इसको समझ सके, क्योंकि ये तो पूरा ही पता नहीं कैसा हो गया। ये देखिए, ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है ये? 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच आडी रेखाएं जितनी भी होगी वो क्या है? अक्षांश है। आडी रेखाएं क्या है भाई? अक्षांश है। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। 20 से 25 अक्षांश, ये देखो 23.5 डिग्री पे यहाँ क्या आएगी? करक रेखा। यहाँ 23.5 डिग्री पे क्या आएगी? मकर रेखा। ये लिख दूं मैं मकर, ये करक। ये पूरा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको ये। अब इनके आसपास का क्षेत्र मतलब बताओ सर्किल बना कि नहीं बना? ये सर्किल बन गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 20 से 25 लिखा हुआ, आपने 23 लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं करक रेखा और मकर रेखा हो, इसलिए मैंने लिखा है। अब थोड़ा सा आगे जाओ, 24 आ जाएगी, 24.5 आ जाएगी, 25 आ जाएगी, इस तरफ भी चले जाओ। तो अक्षांश रेखाएं जैसे हम खींचते जाएंगे इस प्रकार से, वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो ये पूरा ग्रेट सर्किल जो बनता है इस प्रकार से ITCZ का 20 से 25 अक्षांशों के बीच बनता है। यानी 20-25 अक्षांश जो होती है, 0 डिग्री से 20-25 इधर ले लो, 20-25 इधर ले लो और 20-25 इधर, फिर ये ग्रेट सर्किल बन जाएगा इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ग्रेट सर्किल का मतलब भूमध्य रेखा के आसपास, जिसे हम अंतर उष्ण क्षेत्र भी कह सकते हैं, अभिसरण क्षेत्र भी कह सकते हैं, ITCZ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं, कई नाम इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन घबराना नहीं, ये तो गर्म क्षेत्र है, बस इतना ही है ना। तो ये पॉइंट बने हुए हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझने को मिल रहा है। तो गंगा का मैदान है इसके आसपास, उसमें ज्यादा हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। क्या ITCZ को मानसूनी गर्त कहा जाता है? नहीं। भारत के अंदर गंगा वाले क्षेत्र में ITCZ का जहां प्रभाव पड़ता है उसको मानसूनी गर्त कहा जाता है, क्योंकि वो मानसून का खड्डा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। ये मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ये मानसूनी जो गर्त होता है ये भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर मतलब ऊपर वाला भारत, उत्तर से फिर पश्चिम इधर वाला भारत, ये वाला, तो उत्तर पश्चिम भारत जो है वहां निम्न वायुदाब को क्रिएट करता है इस वाले क्षेत्र में, निम्न वायुदाब। और इधर से गंगा जाती है, आप सबको पता है, ऐसे जाती है कि नहीं जाती है, नहीं समझे तो देख लो। यहां असर कौन डालता है इस क्षेत्र में, भारत के सिर्फ इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, यहां ITCZ यानी उष्ण कटिबंधीय ताप जो 20 से 25 अक्षांश के बीच में था वो यहां असर डालता है और यहां से गंगा नदी निकलती है, आप सबको पता है। इस प्रकार से जानते ना आप, ठीक है। तो ये जो है हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया। गंगा हालांकि जा किधर चली किधर जाती है ये आपको पता है, मैं तो इशारा करके आपको ये बता रहा हूं कि ये गंगा वाला क्षेत्र है, वे तो सारी नदियों का ही, लेकिन गंगा का एक एग्जाम्पल हमने लिया क्योंकि ये हिमालय वाला क्षेत्र आ गया ना यहाँ पे। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 और 60 पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत को पार कर जाती है। अब पवनें तो व्यापारिक पवनें हैं, 40 डिग्री जाएगी फिर 60 डिग्री जाएगी और पूर्वी देशांतर को पार कर जाएगी। पूर्वी देशांतर किधर होगा मुझे बताओ, उत्तरी गोलार्ध फिर दक्षिणी गोलार्ध, तो एक पूर्वी हिस्सा होगा ना, तो पूर्वी देशांतर खड़ी वाली रेखाओं की बात कर रहा है। देशांतर शब्द आ चुका है यहाँ पे, क्या नाम आया था, देशांतर, मतलब खड़ी वाली रेखाओं की बात कर रहा है। आगे देखिए, कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। कोरियोलिस बल हमने बताया इधर की इधर जाएगी और इधर की इधर आएगी, उसी व्यापारिक पवनें जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आ जाती है। दिशा बदली कि नहीं बदली, इसीलिए तो नाम है व्यापारिक, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, यही दक्षिण पश्चिम मानसून है भाई, जो हम हवा को इधर भेज रहे हैं फिर उधर भेज रहे हैं। वो स्थान अपनी दिशा बदल रही थी ना, दक्षिण वाली ऊपर की तरफ जाके उत्तर में दाईं तरफ मुड़ रही थी और उत्तरी गोलार्ध वाली दक्षिण में आके बाईं तरफ मुड़ रही थी, इससे मानसून आता है। इससे क्या आता है, मानसून। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। अब खिसक जाता है का क्या मतलब है, गर्मी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं। आप सोचो पूरी पृथ्वी धक्का लगा दिया, नहीं। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, यही उत्तर पूर्व मानसून है। उत्तर पूर्व मानसून ये है जब आगे खिसक जाता है, और नॉर्मल है जो दक्षिण पश्चिम में मानसून है। तो ये हमारा जो लेक्चर था, मैं आपको बता दूं, ये ITCZ जिसके समझ में आ गया कि दक्षिण की हवाएं उत्तर में कैसे बदलती है और उत्तर की हवाएं दक्षिण में कैसे बदलती है, निम्न वायुदाब कहाँ बनता है, उच्च वायुदाब कहाँ बनता है, उसको तो ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है ये, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत अच्छे से इसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। सब लोग शांति से मन लगा के एग्जाम बिल्कुल पास में है, शानदार और शिद्दत से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़िए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट बॉक्स मैंने देखे थे, उसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे समय की अल्पता को देखकर, वो अगले में मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।